1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई याद है, जिस लड़ाई में हिंदूज ने अपने सपने अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दिया था, सिर्फ एक नए देश की आज़ादी के लिए। लेकिन सोचिए, आज वही हिंदूज जो इस देश की बुनियाद का हिस्सा थे, अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। मंदिर जल रहे हैं, परिवार को उजाड़ दिया जा रहा है, लोग अपनी ज़िंदगी बचा के भाग रहे हैं। और सबसे दर्दनाक बात, इस्कॉन जैसे पीसफुल और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट किया जा रहा है। जो लोग शांति और भक्ति का पैगाम देते थे, आज उन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक छोटी या धार्मिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरे समाज के वजूद का सवाल है। बांग्लादेश के हिंदूज और इस्कॉन पे हो रहे इस वायलेंस के पीछे क्या है सच, और ये हमारे लिए एक बड़ी वार्निंग क्यों है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सोचिए, अगर आप बांग्लादेश में एक हिंदू होते तो आपको हर दिन ये सोचना पड़ता कि आज मेरा घर जलाया जाएगा। An angry mob has set fire and looted the house of musician Rahul Ananda in Dhaka. क्या आज मेरी दुकान को तोड़ दिया जाएगा? क्या मेरी फैमिली को सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करने के लिए मार दिया जाएगा? ये एक दर्दनाक हकीकत है जो बांग्लादेश की लाखों हिंदूज का रोज का जीवन बन चुका है। शेख हसीना के गवर्नमेंट के बाद In breaking news, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has arrived in India. बांग्लादेश में हिंदूज की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रेडिकल ग्रुप्स ओपनली हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले अगस्त में एक्सट्रीमिस्ट ने इस्कॉन टेम्पल को बर्बाद कर दिया था। ये कोई एक छोटा सा अटैक नहीं था, ये एक बड़े कैंपेन का हिस्सा था जिसका मकसद हिंदू धर्म और उसके कल्चर को बर्बाद कर देना था। चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी, जो इस्कॉन के सीनियर लीडर में से थे, उनको भी ट्रीजन और सेडिशन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, बस इसीलिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के लिए आवाज़ उठाई थी। ये सिर्फ इस्कॉन का हाल नहीं है, बांग्लादेश में जो भी इंस्टीट्यूशन ह्यूमैनिटी और पीस के लिए काम कर रहा है, उनका भी वही हालत है। बांग्लादेश में रेडिकलिज्म बढ़ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जमाते इस्लामी और हिब्रू तहरीर जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमेशा ही हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपको शायद ये जान के शॉकिंग लगे कि बांग्लादेश में 1951 में 22% तक हिंदू पॉपुलेशन था, लेकिन आज ये कम होकर सिर्फ 7% तक ही रह गया है। ये सिर्फ बांग्लादेश का इशू नहीं है, ये एक वार्निंग है जो अब भारत को समझना जरूरी है। अगर भारत अभी इस पर ध्यान नहीं देता तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो आगे जाके हमारे लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। बांग्लादेश में जो वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म हो रहा है वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, यह एक ऐसी चिंगारी है जो अभी बांग्लादेश में जल रहा है। लेकिन भारत ने अभी इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो इसका आग भारत तक भी फैल सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, जहाँ से एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट बहुत आसानी से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में रेडिकल आइडियोलॉजीज का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। आसाम के बॉर्डर पे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने से लोकल अथॉरिटीज भी अलर्ट में हैं। और हमने पहले भी देखा है, जब रेडिकल आइडियोलॉजीज एक जगह से स्प्रेड होता है तो बहुत जल्दी दूसरे रीजन्स में भी फैल जाता है। अगर ये आइडियोलॉजीज यहाँ फैल गई तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। बांग्लादेश बार बार कहता है कि उनका इंटरनल मैटर है, पर क्या हम अपने पड़ोस में इतनी इंस्टेबिलिटी को इग्नोर कर सकते हैं? जब किसी नेबरिंग कंट्रीज में हालत खराब होते हैं तो एज ए रेस्पॉन्सिबल नेशन स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले अपने पड़ोस में शांति और स्टेबिलिटी लाना होगा। इंडिया को अपने स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तक 68 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर इस क्राइसिस पर इमीडिएट एक्शन लेने की डिमांड की है। यूनाइटेड नेशंस जो पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन बांग्लादेश में हो रही इस हिंदू जेनोसाइड का जिक्र तक नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम खुद ही इस प्रॉब्लम को ग्लोबल लेवल पर हाईलाइट नहीं करते। इलीगल इमिग्रेशन पे रोक लगाना होगा। आधार और पैन कार्ड जो सिर्फ 500,000 में बन रहे हैं और जिसपे कुछ इंडियंस भी इन्वॉल्व है, सबसे पहले इस पे रोक लगाना होगा। अगर बॉर्डर पे सर्विलियंस और इन्फिल्ट्रेशन रोकने के मेजर्स नहीं लिए गए तो ये प्रॉब्लम आगे जाके और ज़्यादा बढ़ेगी। बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी हद तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। पिछले साल ही भारत ने $2.18 बिलियन का कॉटन बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया था। अगर भारत कॉटन एक्सपोर्ट को टेम्पोररीली सस्पेंड करे या ट्रेड रिलेशंस को होल्ड करे तो इसका असर सीधा सीधा बांग्लादेश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। हम अदानी पावर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब बांग्लादेश ने $800 मिलियन की पेमेंट की देरी की तो पावर सप्लाई की 60% तक काट कर दी गई। ये अप्रोच ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी फॉलो करना होगा, क्योंकि दोस्ती हमेशा दो तरफा होती है। समझौता तभी हो सकता है जब दोनों पार्टीज मिलकर एफोर्ड करें। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे एक इंटरनल मैटर करके अंजाम देना शायद गलत होगा, क्योंकि ये एक बड़ी वार्निंग है जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आज हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बांग्लादेश में कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है।
पर क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस देश की इकोनॉमी को हम अपने हाथों से मजबूती क्यों दें? अगर आने वाले इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में एक रेडिकल सरकार बन गई तो वहाँ के माइनॉरिटीज की हालत और भी खराब हो सकती है। अगर भारत अभी इस पर एक्शन नहीं लेता तो शायद आगे सिर्फ अफसोस करने का ही मौका मिलेगा। बांग्लादेश जो आज इस्कॉन को डेंजरस बोल रहा है वो खुद ही एक अनस्टेबल और खतरनाक पड़ोसी बनता जा रहा है। भारत को अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करना होगा और दुनिया को ये दिखाना होगा कि यह सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत का भी मुद्दा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। धन्यवाद।